नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल बोल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइट का इन्फ्लामेशन से क्या कोरिलेशन है। डाइट का आर्थराइटिस से स्पेसिफिकली क्या कोरिलेशन है। आमतौर पे जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ मेरे एलोपैथिक डॉक्टर्स, मेरे एलोपैथिक कलीग्स के पास, तो उनसे जब भी पेशेंट पूछते हैं कि भाई डाइट, तो वो डाइट को इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता है जैसे खाना खाने के बाद में पानी। अगर आप खाना कितना भी पौष्टिक खा लें, भोजन कितना भी पौष्टिक हो, अगर आपका पानी पॉल्यूटेड है तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, या दूसरी कई तकलीफें हो सकती हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। परंतु जब भी किसी एलोपैथ डॉक्टर से ये पूछा जाता है कि सर आर्थराइटिस है, भोजन में क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो सिवाय एक गाउट के वो लोग डाइट के अंदर कोई भी प्रिकॉशन बताना पसंद नहीं करते। उनका सीधा कहना होता है इस आर्थराइटिस का डाइट से कोई रिलेशन नहीं। जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, जो एक उम्र के बाद होती है, 45-50 साल के बाद होती है, घुटने में, कमर में, गर्दन में, हाथ की उंगलियों में, बूढ़े लोगों के आपने देखा होगा यहाँ पर बटन के जब स्वेलिंग आ जाती है, तो ये आर्थराइटिस में उनका सीधा कहना होता है इसका फूड से कोई कोरिलेशन नहीं, ये उम्र के कारण है, डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण है, जेनेटिक्स के कारण है, वजन के कारण है, वगैरह वगैरह। पर फूड की बात आते ही शून्य बटे सन्नाटा। वही बात आती है जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस या दूसरी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की बात होती है। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कई तरह की हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियोटिक आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लुपस एरिथोमेटोसिस एसएलई, और कई प्रकार की, क्योंकि आर्थराइटिस जो है लगभग 200 प्रकार की होती है। तो अपन वो डिस्कस करने जाएंगे तो 15 मिनट अपने को खाली नाम लेने के लिए लगेगा। इसके अपार्ट जो कॉमन आर्थराइटिस है वो कौन सी है? गाउट। गाउट के अंदर खाली डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाँ इसका डाइट से कोरिलेशन है, आप प्यूरिन रिच डाइट लेंगे तो ये आपकी बढ़ जाएगी, एग्रीवेट हो जाएगी। अपार्ट ऑफ दिस दे से नो आर्थराइटिस इज रिलेटेड टू डाइट। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि सब तरह की आर्थराइटिस डाइट से रिलेटेड है। और अगर आपके कोई डॉक्टर हैं या मेरे डॉक्टर कलीग हैं तो वो भी इस चीज को ध्यान से सुने और इसको कोरिलेट करने की कोशिश करें, तो आपको समझेगा कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है आर्थराइटिस के बढ़ने घटने, डोजेस दवाइयों के घटने बढ़ने, एग्रीवेशन वगैरह के अंदर। ये हम साइंटिफिकली भी समझेंगे पूरी तरह से। अब देखिए होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास में गए, आपने पूरा अपना ट्रीटमेंट लिया, बाद में डाइट का बात किया, उन्होंने डाइट के लिए आपको बोल दिया कि आप सब कुछ खाने के लिए फ्री हैं। अब आप डाइट में कुछ भी लेना शुरू करते हैं तो कैसा हो जाता है, मेरे ये दांत के अंदर दर्द है, मैंने बोला डॉक्टर साहब इसका इलाज दे दीजिए, ये दांत में दुख रहा है, तो उन्होंने क्या किया, आपको एक दर्द का गोली दिया और बोला यही साइड से चबा चबा के खाओ। अब एक तरफ तो उस दर्द को कम करने की गोली खा रहे हो, दूसरी तरफ उधर से ही चबा रहे हो, तो हीलिंग कैसा होगा? भाई इधर से चबाओ ना, पर आप चबा रहे हो इधर से, तो हीलिंग कैसा होगा? तो वो ही इसमें हो जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस और एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, आर्थ मतलब जोड़, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, जोड़ों में सूजन। अब जोड़ में सूजन आ रहा है, आप डाइट ऐसी खा रहे हैं जो सूजन को और बढ़ा रही है, तो क्या होगा? या तो आपका ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव हो जाएगा, या दवाइयों के डोजेस बढ़ जाएंगे, या आपको जो आराम मिलना चाहिए था, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर के कैरिकुलम के अंदर लिखा नहीं है। गाउट के मामले में लिखा है, पर ऑटो इम्यून डिजीज जितनी भी हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एसएलई, सोरियोटिक आर्थराइटिस या दूसरी तरह की आर्थराइटिस, या आपका जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इडियोपैथिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी के लिए भी किधर भी इस तरह का लिखा नहीं है कि इट इज डाइट रिलेटेड, इट इज सिंपली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब वहीं अगर आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे तो उसका कहना होता है कि इट इज, आई डोंट नो अबाउट द इम्यून सिस्टम बट आई नो दिस,
कि ये डाइट से पूरी तरह रिलेटेड है। अब पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसकी सुनूं इसकी सुनूं, दोनों जगह कंफ्यूजन आ जाता है उसको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी की भी आप सुने ट्रीटमेंट में, परंतु डाइट का कोरिलेशन बहुत ही भयंकर है और पूरी तरह से है। पहले हम साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे क्या टेक्निकल इश्यूज है, फिर बाद में हम डाइट के ऊपर आएंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे हिसाब से एंटी इंफ्लामेटरी डाइट आपकी आर्थराइटिस में फर्स्ट डिफेंस है। जैसे आपको एक्सरसाइजेस करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं जॉइंट्स के मूवमेंट की पेटेंसी, मतलब मूवमेंट पेटेंसी बहुत जरूरी है, मूवमेंट पूरे होने चाहिए। जोड़ ऐसा नहीं हो धीरे धीरे मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि पहले रेस्ट्रिक्शन होगा, सबलक्सेट होगा, डिसलोकेट होगा, फंक्शन खत्म। तो उसमें कैसा बोलते हैं कि मूवमेंट मेंटेन करें, सारे मसल्स की स्ट्रेंथ चाहिए जिससे जोड़ अपनी जगह पे डटा रहे। तो जितनी शिद्दत के साथ वो बोला जाता है उतनी ही शिद्दत के साथ में डाइट को भी फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि ये जैसे मूवमेंट फर्स्ट डिफेंस है वैसे ही डाइट भी फर्स्ट डिफेंस है। ठीक है, तो कायदे से हमको डाइट में क्या लेना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लोकल जो भी डाइट के अंदर मिलता है, सीजनल जो मिलता है, नेचुरल जो मिलता है और इजीली अवेलेबल होता है, वो डाइट पे हमको फोकस करना चाहिए। हमको डब्बा बंद फॉरेन से आए हुए आइटम डाइट के अंदर उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमको सिंपल जो आपके प्रदेश के अंदर, जो आपके सिटी के अंदर नॉर्मल सीजनल फूड मिलता है उसी से ही काम करना है, वो ही फ्रेश है, उसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स की पेटेंसी है, रिफाइंड फूड पर नहीं जाना है, उसमें सारे विटामिन मिनरल निकल जाते हैं, सारे तो नहीं काफी सारे निकल जाते हैं, और उसके अंदर फिर रह जाता है कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट या फिर ट्रांस फैट या फिर सैचुरेटेड फैट, इस तरह की चीजें जो आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती हैं। तो हमारे को अगर हम सबसे पहली बात तो क्या है, अगर आप डाइट को ही कंट्रोल कर लें, मतलब बहुत ज्यादा भर भर के ना खाएं, तो इट इज 30% एंटी इंफ्लामेटरी। समझ रहे हैं? अगर आपने ठोक ठोक के नहीं खाया, जितने आपके बॉडी को चाहिए हाइट एंड वेट चार्ट के हिसाब से खाया, अपनी हेल्थ मेंटेन की, तो 30% तो ये ऐसे ही एंटी इंफ्लामेटरी है। अब इसके बाद में अगर आप वेगन डाइट पर हैं, मतलब आप साग भाजी प्लांट बेस्ड फूड पर हैं, तो ये अनदर 30% तक एड ऑन करता है आपके एंटी इंफ्लामेटरी पोजीशन को। तो आप फूड से, मतलब अपने शुरुआत क्या की आर्थराइटिस में, जॉइंट्स के मूवमेंट, न्यूट्रिशन। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे आइए, तीसरा डिफेंस आपका क्या होगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जैसे जॉइंट फ्रेश, 4 स्टेप, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई वगैरह वगैरह, या विटामिन सी, ये सारे विटामिन। तो ये आ गया किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे। साथ में आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में जो हर्बल सप्लीमेंट है या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, जो न्यूट्रिशनल कैटेगरी के अंदर है, जो यूजुअली लोग मेरे साइड से भी रिकमेंड करते हैं और परचेज भी करते हैं। तो ये आ जाता है थर्ड डिफेंस पे। इसके बाद में भी अगर स्थिति नहीं संभल रही है तो फिर आप आइए उन मेडिकेशन के ऊपर, तो आपका मेडिसिन का लोड ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। तो ये सारी गलतियां हर आर्थराइटिस के मरीज को सुधारने की जरूरत है, प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है। अब डाइट के अंदर हम केमिकल्स देखेंगे, क्या क्या केमिकल्स जो है वो आड़े हाथ आते हैं, क्या क्या है। अब सपोज करो आपका इन्फ्लामेशन बढ़ाने वाली या नुकसान देने वाली चीजें क्या क्या है, ग्लूटेन। कुछ लोगों को जिनको पेट की तकलीफ होती है, ये पेट की तकलीफ की चीज है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस का इश्यू होता है, खास तौर से क्रॉन्स डिसीज के अंदर, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो क्रॉन्स डिजीज के अंदर ग्लूटेन इंटॉलरेंस का इश्यू आता है, पेट में स्वेलिंग होती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो है वो इंजर्ड हो जाती है, वगैरह वगैरह। अब जहां तक सवाल रहा जॉइंट्स का, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन रोल ऑफ आर्थराइटिस, रोल ऑफ डाइट इन आर्थराइटिस, हमारा सब्जेक्ट वो है। तो लैक्टिन, सबसे पहले लैक्टिन बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद में आर्किडोनिक एसिड, ये एसिड जो है ये बेसिकली प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर किस चीज का है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, हिस्टामीन्स का। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी में सूजन और दर्द को बढ़ाते हैं। आपने ऐसा फूड खाया
जिसमें आर्किडोनिक एसिड ज्यादा है तो ये बॉडी में जाएगा, बॉडी का सिस्टम इसको प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्रिन्स के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद में आपका दर्द और सूजन बढ़ जाएगा। तो अगर आप उसको घास ही नहीं देंगे तो आग किधर लगेगी? अब आप भर भर के अगर आप ऐसा फूड ले रहे हैं जिसके अंदर आर्किडोनिक एसिड भरा हुआ है तो ये जाकर के प्रोस्टाग्लैंडिन को जन्म देगा, ल्यूकोट्रिन्स को जन्म देगा, हिस्टामिन्स को जन्म देगा। तो आप इसका रास्ता इधर ही ब्लॉक करना शुरू करिए ना डाइट से ही। अब उसके अपार्ट जैसे ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि एक प्रकार का, या फिर लिनोलेनिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं, जो एक प्रकार का ओमेगा 6 फैटी एसिड है। फिर उसके बाद में ट्रांस फैट, ये ट्रांस फैट क्या करते हैं? बॉडी में आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। तो ये सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी को नुकसान देते हैं, तो इनके फूड को हमको अवॉइड करना है। अब हमको लेना कौन सा फूड है? जिस फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलिस्ट्रॉल हैं, विटामिन्स हैं, प्रोबायोटिक हैं, प्रीबायोटिक हैं, ये सारी चीजों को अगर हम अपने डाइट के अंदर एडॉप्ट करते हैं तो इन्फ्लामेशन रुकेगा। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? साइटोकाइंस का लेवल रिड्यूस करेंगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाएंगी, बॉडी में फ्री रेडिकल घटाएंगे, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब PGE2, ल्यूकोट्रिन्स का सिंथेसिस कम होगा और ओवरऑल बॉडी का पेन और इन्फ्लामेशन कम होगा। या आपके जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इवन जो अपन 4 स्टेप, जॉइंट फ्रेश या फिर बाकी के ले रहे हैं, उनके डोजेज में कमी आएगी। और अगर एलोपैथिक दवाइयों तक पहुंचना पड़ रहा है तो उनके डोजेज में तो श्योरली कमी आएगी। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे कि किन किन चीजों के अंदर क्या क्या है जिसको हम एडॉप्ट करके अपने इन्फ्लामेशन को और पेन को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के अंदर हमारी हेल्प करती हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी में सबसे पहले क्या चीज आएंगी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इनमें मेन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे ब्लूबेरीज हो गई, ब्लैकबेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, चेरी हो गई, ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप्स है, बनाना है, पोमग्रेनेट है। मैं ये सारे नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे को फिर फोन आता है पेशेंट का कि सर पोमग्रेनेट ले लूं क्या? अरे भाई ले लो, जितना खाना है खाओ। हाँ, मैंगो है, पीचेस है, एप्पल है, फिर वेजिटेबल्स, स्पिनच, ब्रोकली इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसके बाद में स्पाइसेस के अंदर जिंजर, गार्लिक, क्लोव, लौंग मतलब लौंग, अदरक, और गार्लिक मतलब आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। और टर्मरिक मतलब हल्दी, गार्लिक मतलब लहसुन। तो ये सारी चीजें आप लें तो ये क्या करेगा? अगर आपने डाइट में या आपके बॉडी में आर्किडोनिक एसिड बन रहा है जो कि टिश्यू डैमेज होने के कारण बनता है, अगर कोई टिश्यू डैमेज होगा तो वहां से ये निकलेगा या आपके डाइट से आपके बॉडी में पहुंचेगा। ये आर्किडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट होने को ये सारे रोकता है। मैंने कौन कौन से स्पाइस बताए? चारों, जिंजर, उसके बाद में गार्लिक, क्लोव एंड टर्मरिक, ये चारों इसमें रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आएंगे किस चीज के ऊपर? अब कई लोग बोलते हैं कि साहब मैं नॉनवेज लेता हूं तो नॉनवेज का क्या करूं? अब अगर आप ये लेते हैं, लीन प्रोटीन्स लेते हैं, लीन प्रोटीन्स किस में आएंगे? चिकन में आएंगे, फिश में आएंगे। खास तौर से फिश, ध्यान रखना, फिश आपके इन्फ्लामेशन में नुकसान नहीं करेगा। एक बार चिकन आपके इन्फ्लामेशन में नुकसान करता है, एग इन्फ्लामेशन में नुकसान कर सकता है, परंतु फिश के अंदर इन्फ्लामेशन में नुकसान नहीं होता। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, लोग इनके और कैप्सूल्स ऊपर से लेते हैं। तो लीन प्रोटीन लिया जा सकता है, लाइक चिकन, फिश लिया जा सकता है। उसके बाद में सीरियल्स, ओटमील, उसके बाद में होल ग्रेन चपाती जिसको अपन बोलते हैं, दैट यू कैन कंज्यूम, या होल व्हीट ग्रेन भी ली जा सकती है, ब्रेड भी ली जा सकती है, वो भी एक बार चलेगा। परंतु जो होल ग्रेन नहीं है, वाइट वाला जो ब्रेड आता है वो आपको नुकसान करेगा, वो ना लें। फिर उसके बाद में होल ग्रेन
कॉर्न, बार्ले, मिलेट, ये सारी चीजें भी आप ले सकते हैं। अब जो फूड जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, देखिए हमारे बॉडी में दोनों ही लगते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों लगते हैं। ओमेगा 6 मतलब जो बेसिकली मैंने बोला नुकसान पहुंचाता है, पर उसकी एक मात्रा की आवश्यकता है जो लिनोलेनिक एसिड है, पर इसका परसेंटेज बराबर होना चाहिए ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का। जिन चीजों में इसका परसेंटेज डिस्टर्ब्ड है वो चीजें नहीं लेने का। तो क्या क्या आप ले सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए? जो लोग फिश नहीं लेते, नॉन वेज नहीं लेते, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बादाम, अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ठीक है, तो ये मेन सीड्स ले सकते हैं। फिश वाले फिश ले सकते हैं। उसके बाद में गुड ऑयल्स हैं। कौन कौन से अच्छे ऑयल्स हैं जिनके अंदर आपको ये सब मिलेगा ओमेगा 3? जो आपके सैचुरेटेड फैट है, जिनके अंदर ट्रांस फैट वगैरह नहीं होता है, वो आप ले सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी आता है, नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी आता है, पर ऑलिव ऑयल में क्या है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, 1000 रुपए लीटर। क्यों लेने का, जब हमारे इंडियन ऑयल्स अपने अवेलेबल हैं और हर एरिया में अवेलेबल है, जैसे कोकोनट ऑयल, सारे कोल्ड प्रेस लेना, ये बात ध्यान रहे, रिफाइंड कोई सा भी नहीं चाहिए। तो कोकोनट ऑयल हो गया, उसके बाद में इवन ग्राउंड नट ऑयल ले सकते हैं, पर ग्राउंड नट ऑयल में एक चीज याद रखना, उसके अंदर आर्किडोनिक एसिड भी होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, और वो आपके सूजन को बढ़ा सकता है। हेल्दी है पर सूजन बढ़ा सकता है। तो मूंगफली के तेल को थोड़ा इधर अवॉइड करेंगे हम। जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज या फिर इन्फ्लामेटरी इश्यूज नहीं है, वो लोग एक बार कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज गुड ऑयल। उसके बाद में सिसमे सीड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये 3 ऑयल पूरी तरह से सेफ हैं। इसको वापस से हम देखते हैं कौन कौन सा। सरसों का तेल, उसके बाद में अपना सिसमे सीड ऑयल, उसके बाद में आपका कोकोनट ऑयल, ये तीनों ऑयल सेफ हैं। फिर बटर पूरी तरह से सेफ है, और घी पूरी तरह से सेफ है। ये आप जितना चाहें, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंज्यूम करें। इसके अंदर आपको इस तरह की ट्रांस फैट या फिर आपके ओमेगा 6 फैटी एसिड, इनका जो परसेंटेज है वो परफेक्ट मिलेगा, तो आपके बॉडी को नुकसान ये नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद में प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? योगर्ट, ये बैक्टीरियाज हैं इसके अंदर। और प्रीबायोटिक्स क्या है? जो बैक्टीरिया इसके ऊपर पलते हैं, तो वो भी हमको देना जरूरी है। उनको अगर फूड नहीं मिलेगा तो वो कमजोर हो जाएंगे आपके गट के अंदर। तो वो क्या है? फाइबर। जो हम फाइबर खाते हैं ना, बोलते हैं अरे फाइबर तो भरपूर खाओ, वो अपने मोशन को बनाने के अंदर हेल्प करता है। आपका वो फूड नहीं है, पर वो जो अच्छे बैक्टीरिया आपके गट के अंदर है, ये उनका फूड है। तो उनको भी तो अपने को पोस के रखना पड़ेगा ना। अगर अपन उनको नहीं पोसेंगे तो फिर अपने को दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। फिर वो लैक्टोबैसिलस के सैशे वगैरह आते हैं, वो लेना पड़ेगा, या फिर मार्केट में और भी कई आती हैं चीजें इसके लिए, वो आपको लेनी पड़ेंगी। तो आप क्या करें? फाइबर रिच डाइट, जैसा कि जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स बताई, फ्रूट्स बताए, ये अगर आप लेते हैं तो इसके अंदर आपको रिच फाइबर मिलता है, तो उनका पोषण भी बराबर होगा। अब इसके बाद में आप आ जाइए कुछ और एंटीऑक्सीडेंट, जैसे ग्रीन टी, नॉर्मल ब्लैक टी, उसके बाद में कॉफी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खाली क्या करना है? शक्कर पे कंट्रोल करना है, नंबर 1। हनी भी इसी सीरीज में, ध्यान रखना, हनी को ये मत करना मैं शक्कर नहीं लिया हनी लिया, तो वो भी इसी में ही है। गुड़ तो भी थोड़ा सेफ है कि उसमें केमिकल्स वगैरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो क्रीम वगैरह डाल करके जो आप फास्ट फूड शॉप्स पे डालते हैं, वो सब अपने को जगलरी नहीं करनी है, अपने को ये सिंपल लेने का है। उसके अंदर वो जगलरी करेंगे ना, क्रीम, और फिर उसके बाद में तमाम सारा शक्कर वो सब डालेंगे, तो फिर वो नुकसान करना शुरू कर देगा। तो इसमें काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद में सबसे अच्छा और क्या? पानी। पानी भूलना नहीं है, पानी की भरपूर मात्रा लें, विटामिन डी लें, विटामिन सी लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें एंटी इंफ्लामेटरी हैं, आपके गट के स्वेलिंग को घटाएंगी। अच्छा, इसके बाद में अपनी कुछ एक चीजें और इसमें छूट गई हैं, जैसे शुगर। जिन चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, हमने फैटी एसिड और फैट का डिस्कशन किया, परंतु हम लोग मिस क्या कर गए इस सब के अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज्यादा लेते हैं, जैसे स्टार्ची चीजें होती हैं, जैसे चावल, उसके बाद में इवन
वीट या फिर और दूसरी स्टार्ची चीजें, जैसे किस तरह का ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, मतलब जो मैदे की बनी हुई चीजें हैं। ठीक है, होल ग्रेन तो ठीक है चलेगा, परंतु राइस, जो वाइट राइस आता है वो अवॉइड करना चाहिए कायदे से। फिर उसके बाद में बिस्किट्स, उसके बाद में कुछ सॉल्ट वगैरह एडेड चिप्स वगैरह बनते हैं, तो ये सॉल्ट्स, हाँ, उसके बाद में मफिन्स, क्रैकर्स, चिप्स, ये सारे हमको अवॉइड करने हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जाकर के शुगर को बढ़ाते हैं, और अगर ब्लड शुगर स्पाइक होगा तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन बढ़ेगा और इन्फ्लामेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रो इन्फ्लामेटरी फूड जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। तो सबसे पहला ग्लूटिन। ग्लूटिन मीन्स जो व्हीट के अंदर होता है, बार्ले में होता है, या फिर चने की दाल के अंदर होता है, पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेड, इन सब में होता है। तो ये हमारे को अवॉइड करना चाहिए, स्पेसिफिकली जिनको क्रॉन्स डिजीज है, पेट की तकलीफें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड आता है लैक्टिन। जैसा मैंने लैक्टिन आपको शुरुआत में भी बताया, ये सभी प्रकार के लेग्यूम्स में, फलियों के अंदर होता है, सभी तरह के बीन्स, पीज, मटर, उसके बाद में लेंटिल्स, उसके बाद में पीनट, पीनट बटर इवन, या फिर पीनट ऑयल, इन सब के अंदर लैक्टिन काफी ज्यादा होता है जो इन्फ्लामेटरी है। इसके अपार्ट ये और किस में हो सकता है, अंडों में। उसके बाद में ये हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि वो भी कई बार यही प्रोडक्ट्स को खाते हैं। हाँ, चिकन को अगर आपने सोया दिया, कॉर्न दिया, तो उसके कारण लैक्टिन चिकन के अंदर पाया जाएगा, तो वो नुकसान करेगा, इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला था, अगर आप फिश लेते हैं तो वो बेस्ट है, अगर ये चीजें लेते हैं तो आपको नुकसान कर सकती हैं, ट्रायल एंड एरर आपको फिर करना पड़ेगा। इसके बाद में लैक्टिन और किस में होता है, नाइट शेड वेजिटेबल्स। इसमें 5 चीजें आती हैं, आलू, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, इनके अंदर लैक्टिन की मात्रा होती है जो कि इन्फ्लामेटरी है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएंगे, ब्लड शुगर बढ़ेगा, फ्री रेडिकल बढ़ेगा। उसके बाद में शुगरी बीवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, अल्कोहल, फिर बियर, हनी, ये सारी चीजें, फिर डेजर्ट जैसे कुकीज, कैंडीज, आइसक्रीम, ये सारी चीजें बढ़ाती हैं आपके ब्लड शुगर को, और अगर एक बार ब्लड शुगर बढ़ेगा तो फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। उसके बाद में शुगर के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, पूरा शुगर जो अपन बोलते हैं ना शुगर फ्री, वो भी नुकसान करता है। अभी जो स्टीविया आया है वो कंपैरेटिवली सेफ है, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है, पेड़ की पत्ती से बनता है। उसके बाद में प्रोसेस्ड शुगर जिन चीजों में होता है, डोनट, पिज्जा, पास्ता, बेकरी प्रोडक्ट, कुकीज, और अपने इंडियन स्नैक्स, फास्ट फूड में भी समोसा, छोले भटूरे, उसके बाद में व्हाइट ब्रेड अपन बड़े शौक से खाते हैं, तो इन सब चीजों के अंदर भी ये पाया जाता है लैक्टिन, जो आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा। उसके बाद में आ जाइए आप ग्रिल्ड फूड पर। अपन ग्रिल करते हैं ना, डीप ग्रिल करके चीजें लेते हैं, स्टार्टर कहीं पे भी गए, स्टार्टर अक्सर ग्रिल्ड आते हैं। कभी हफ्ते में एक दिन किया जा सकता है, पर घर में ना बनाए, घर के बाहर जितना भी इन्फ्लामेशन है छोड़ के आए, घर के अंदर इन्फ्लामेशन को ना लाए। तो ग्रिल्ड आइटम जितनी भी होती हैं उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड, आर्किडोनिक एसिड, ये सारी चीजें होती हैं जो प्रिकर्सर है PGE2 का, प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्रिन्स का प्रिकर्सर है। ये आपके बॉडी में सूजन बढ़ाता है, दर्द बढ़ाता है। उसके बाद में जो ऑयल रिच हैं, किस किस में रिच हैं, ट्रांस फैट, ओमेगा 6 फैटी एसिड या लिनोलेनिक एसिड, उसके बाद में आर्किडोनिक एसिड, इन सब में कौन कौन से ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न सीड ऑयल, उसके बाद में ग्राउंड नट ऑयल, और सारे रिफाइंड ऑयल, डालडा, ये सारी चीजें अपने को अवॉइड करनी है। इसके बाद में कुछ एक अदर फूड्स हैं। अदर फूड्स में क्या क्या आता है वो भी हम एक निगाह कर लेते हैं, जैसे कर्ड और योगर्ट में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। कर्ड नुकसान करेगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा,
प्रो इन्फ्लामेटरी है। उसके बाद में रेड मीट भूल के भी नहीं लेने का। रेड मीट जो भी जितने भी जानवर चार पैरों पे चलते हैं उनके मीट को टोटल अवॉइड करना है। अगेन आर्किडोनिक एसिड का परसेंटेज हाई है उसके अंदर, वो बात आप ध्यान रखना। उसके बाद में जो एडेड शुगर और सॉल्ट वाले आइटम्स हैं, चिप्स, क्रैकर, ये सारी चीजें हमारे को अवॉइड करना चाहिए। फिर पीनट बटर आजकल बच्चे लोग बड़े शौक से लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, तो वो पीनट बटर जो है दैट इज नॉट गुड फॉर पीपल्स हैविंग आर्थराइटिस। ओमेगा 6 फैटी एसिड या लिनोलेनिक एसिड उसके अंदर है, साथ में लेक्टिन भी है उसके अंदर, तो इसके लिए वो ठीक नहीं। अंडे जो हैं उसके अंदर तीन चीजें मेन है, लेक्टिन, ओमेगा 6 फैटी एसिड, उसके बाद में आर्किडोनिक एसिड, ये तीनों चीजें हैं। तो एग भी पूरी तरह सेफ नहीं है, आपको खा के देखना चाहिए। हफ्ता 10 दिन खाएं, नुकसान नहीं होता है तो लें, अदरवाइज ना लें, ठीक है। फिर वही हाल चिकन का है, क्योंकि चिकन को लीन मीट होता है पर उसमें सोया देते हैं, कॉर्न देते हैं, तो लेक्टिन का परसेंटेज बढ़ जाता है। फिर इसके बाद में लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुअर स्लीप, हाई स्ट्रेस, ये आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। तो अब ये चीज आप आपके डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सूजन को, दर्द को बढ़ा रही हैं। तो उस कंसेप्ट से बाहर आ जाएं आप कि भाई डॉक्टर ने बोला है मेरे को आर्थराइटिस है पर इसका फूड से कोई कोरिलेशन नहीं है। बीमारी प्रेसिपिटेट फूड ने नहीं की होगी, परंतु सूजन तो प्रेसिपिटेट करेगा, और इस बीमारी में सूजन ही बढ़ती है, तो आपके दवाइयों के डोजेस तो बढ़ गए। तो आपको सबसे पहले कोई भी प्रकार की आर्थराइटिस को करना क्या है, जॉइंट्स के मूवमेंट्स मेंटेन करने हैं, जॉइंट के मसल्स को स्ट्रेंथ देनी है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका फर्स्ट डिफेंस, जॉइंट के मूवमेंट्स। उसके बाद में मसल्स की स्ट्रेंथ, सेकंड डिफेंस। थर्ड डिफेंस आपकी डाइट। उसके बाद में फोर्थ डिफेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। उसके बाद में आपका फिफ्थ डिफेंस कोई एलोपैथिक मेडिसिन का सपोर्ट अगर लगता है तो वो। उसके बाद में सेवेंथ डिफेंस आपका जो ब्लड टेस्ट है, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो हर 3 महीने या 6 महीने में रिपीट करना है कि लिवर और किडनी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। साथ में सीआरपी चेक करना है, जो आपको बताएगा कि इन्फ्लामेशन आपके बॉडी में कितना है। सीआरपी कैसे बढ़ता है इंसान का, सीआरपी बढ़ने के अंदर अगर आपके बॉडी के अंदर साइटोकाइंस ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टीएनएफ अल्फा, और ये आपका इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, ये अगर आपके बढ़ रहे हैं तो ये आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाएंगे ब्रेन में जाकर के। उसके बाद में आपके डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ाएंगे, साथ में आपके लिवर में जाएंगे और वहां पर आपका सीआरपी लेवल बढ़ाएंगे। तो सीआरपी अगर साथ में आप चेक करते हैं, आपको मालूम पड़ेगा बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी आइटम्स कितनी बन रही हैं। अकॉर्डिंगली आपके दवाइयों के और डाइट के आप डोजेज और फॉलो अप सेट करेंगे, आपको आर्थराइटिस में ट्रेमेंडस रिलीफ आएगा। अदरवाइज आप परेशान होते रहेंगे, डोजेज बढ़ते रहेंगे। एक तरफ से आप दांत में दर्द है, दूसरी तरफ से दर्द की गोली खाई, फिर उधर से ही खाना चबाया, फायदा कुछ नहीं, सब न्यूट्रलाइज हो गया। दर्द की गोली का असर तो तभी होगा ना जब उधर से नहीं खाओगे, दूसरी साइड से खाओगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया खाली ये बात सुन करके। अच्छा, डॉक्टर्स भी क्यों नहीं करते, कहीं भी ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैरिकुलम में मेंशन ही नहीं है कि ये आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, इसका कोई इन्फ्लामेशन और पेन का कोई कोरिलेशन है डाइट से, मेंशन ही नहीं है। मेंशन किधर है, गाउट के अंदर मेंशन है कि इसके अंदर आप ये फूड लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब कई लोगों को, अब देखिए सब तरह की आर्थराइटिस है, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में कोरिलेशन निकला, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में कोरिलेशन निकला, गाउटी आर्थराइटिस जो मेटाबॉलिक है उसमें तो सीधा कोरिलेशन है। आप प्यूरिन रिच डाइट लेंगे, जैसे गाउट वाले जो लोग हैं उनको क्या क्या नहीं लेना चाहिए कायदे से, ऑल नॉन वेज, प्यूरिन रिच। उसके बाद में अल्कोहलिक बिवरेजेस, नॉर्मल बिवरेजेस, हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट ना लें, हफ्ते में 3 सर्विंग्स ले ली, 4 सर्विंग ले ली, देन ओके। ऐसा नहीं हो 7 दिन दोपहर में भी रात में भी दालें खा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। तो उतना प्रोटीन अपने को नहीं कंज्यूम करना, बहुत ज्यादा फ्रूट्स भी नहीं कंज्यूम करने हैं, लॉन्ग फास्टिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है इन केस ऑफ यूरिक एसिड।
तो ये तो डॉक्टर्स को पता है, समझते हैं क्योंकि लिखा है कोर्स में, पर बाकी के दोनों में डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के अंदर नहीं बोलते। इम्यून ऑटो इम्यून में कुछ नहीं। हाँ, आयुर्वेदिक के पास जाएंगे, दे विल से इट इज डायरेक्टली, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फूड। आपका फूड जो है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, उधर से कुछ टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम वात करते हैं। तो वो लोग इस कंसेप्ट को प्रोपोगेट करते हैं। अब एक आर्थराइटिस और रह गई, कौन सा ग्रुप रह गया? सेप्टिक आर्थराइटिस। अब सेप्टिक आर्थराइटिस में अगर आप ये फूड प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बच्चा या कोई बड़ा, तो आपका ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको सेप्टिक आर्थराइटिस होएगा ही नहीं। सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे इन्फेक्शन होता है, जैसे गले में टॉन्सिल में होगा, कहीं एक आध घाव होगा, कहीं पे टीबी होगी बॉडी के अंदर, कहीं पे फोड़ी आई होगी, तो वहां से इन्फेक्शन निकल करके जॉइंट के अंदर ब्लड से चला जाता है और वहां बैठ करके फिर वो धीरे धीरे पनपना चालू करता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो उसको रोक ही नहीं पाता उस लोकलाइज्ड एरिया में, भाई इधर ही बैठ, इधर से उठना नहीं, तो ये वो कर ही नहीं पाता आपका इम्यून सिस्टम। तो वो इम्यून सिस्टम भी आपका कब स्ट्रांग होगा? जब ये आप डाइट फॉलो करेंगे। आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे, इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। तो सब तरह की आर्थराइटिस में एक तरफ से बोलूंगा कि ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो इस चीज को ध्यान दें। मैं भी इस चीज के ऊपर एक समय था स्टूडेंट लाइफ के अंदर या कई साल तक इस चीज पे फोकस नहीं करता था, पर जब मैंने अल्टीमेटली समझा ये सब केमिकल बेस्ड इशू हैं, तो समझ में आया फूड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं अभी कई साल से इस चीज को प्रोपोगेट करता हूं कि भाई डाइट का आप विशेष ख्याल रखें। और कई पेशेंट्स का मैं यूजुअली चार्ट भेज देता था, तो उन्होंने कई बार बोला कि सर आप चार्ट भेजने की जगह उसमें इंग्लिश में लिखा रहता है, हमको समझ में नहीं आता है, आप एक वीडियो बना दीजिए तो हमारे समझ में आएगा कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये मैंने सारा आपको डिटेल में बनाया है दोस्तों। ये वीडियो आपका लंबा हो गया है, लगभग 25 से 30 मिनट का, पर अगर आपको आर्थराइटिस में डाइट डिफेंस डाइट के रूप में आपको आजमाना है, पूरी तरह फॉलो करना है, तो इसको पूरा सुने, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।